हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग। आज पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की यदि हम बात करें तो इसमें पहला प्रभाव है वो है तापमान बढ़ोतरी। यदि हम पृथ्वी के तापमान की बात करें तो ये सीधा सीधा लगभग अगर देखा जाए तो 0.3 से इंक्रीज होकर 0.6 तक इस वैल्यू के बीच में ये बढ़ रहा है। और ये इतना ज्यादा है कि इस दौरान ही लगभग 18 द्वीप डूब चुके हैं। लगभग 18 द्वीप डूब चुके हैं। इसमें यदि हम आगे देखें तो लगभग भारत के माजुली द्वीप की बात करें तो ये भी डूबने के कगार पर है। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई उसके बाद जल स्तर बढ़ा और भारत का जो द्वीप है माजुली का या माजुली द्वीप उस पर भी संकट मंडरा रहा है। अगर हम भारत के 54 द्वीपों की बात करें जिसको हम सुंदरवन के डेल्टा का समूह भी कहते हैं, सुंदरवन क्षेत्र, ये गंगा नदी के मुहाने पर पाया जाता है। और सुंदरवन क्षेत्र में भी बहुत सारे द्वीप जिसमें से 54 द्वीप मुख्य रूप से हैं, ये भी डूबने के कगार पर आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है, हमारी धरती पर पड़ रहा है, तो वो ये है कि वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। 1895 के बाद 2012 सबसे गर्म वर्ष में गिना जाता है। यानी कि जो टेम्परेचर था वो 1895 में काउंट किया गया था बहुत ज्यादा। उसके बाद 2012 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि लगभग 100 वर्ष के बाद भयंकर टेम्परेचर का सामना हमें करना पड़ रहा है। और ये फिर एवरेज मेंटेन अगर होने लग गया तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर यदि पिघलने लगेंगे तो भयंकर जलमग्न होने की स्थिति आ जाएगी। 0.3 से 0.6 तक तापमान वृद्धि बहुत ज्यादा है। हमने जो अभी औसत रखा है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ वो था प्रोटोकॉल, वो हुआ था 1987 में। और इसमें कार्बन उत्सर्जन या गैसों के उत्सर्जन CFC पर रोक लगाने की मांग कही गई थी। फिर 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 97 में हुआ, 2002 में हुआ और फिर ये लगातार चलते ही जा रहे हैं। तो यदि इन सम्मेलनों को देखें तो इसमें एक सम्मेलन 2000 में हुआ था यूएनओ का। उसमें तापमान की बढ़ोतरी का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखा गया है कि हमारे पृथ्वी का जो मैक्सिमम तापमान है औसत से हम इससे ज्यादा बहन किसी भी कंडीशन में हम लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है टेम्परेचर इंक्रीजमेंट की वो इससे ज्यादा इन फ्यूचर कभी नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि औसत तापमान अगर बढ़ता है तो हमारे वातावरण के अनुकूल वो चीज नहीं रहेगी और ऐसे सिस्टम को हम अपना नहीं पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला प्रभाव है तापमान में बढ़ोतरी। और ये कहां से कहां तक हो चुकी है? 0.3 से 0.6 तक हो चुकी है। हमें ये देखने में डिजिट बहुत कम लगती है, लेकिन इसका वैश्विक अगर हम आकलन करें तो न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, ऑकलैंड है, ये ऐसे देश हैं जिनका बहुत बड़ा क्षेत्र डूब चुका है। कराची है, मुंबई है, माजुली का द्वीप है, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र तो वैसे ही नदी किनारे होता है। सुंदरवन क्षेत्र है, इसके लगभग 54 द्वीप हैं, मालदीव है, बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न होने के कगार पर है या जल का स्तर वहां पर बढ़ चुका है।
इसके बाद यदि हम देखें तो 2012 को इस सदी का भयंकर वाला गर्म वर्ष भी कहा गया है। इसके बाद अगला है समुद्र की सतह में बढ़ोतरी। हम जानते हैं कि हमारे धरती के ध्रुवों पर बर्फ जमी है और ये बर्फ है ग्लेशियर के रूप में। ये बर्फ है ग्लेशियर के रूप में और ये कहाँ जमी हुई है? ध्रुवों पर जमी हुई है। और ये ध्रुव इस प्रकार से हैं कि ये शुद्ध जल का स्रोत है। बर्फ हमेशा क्या होती है? शुद्ध जल का स्रोत होती है। जब ये ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर यदि गिरेगा तो बहुत बड़ी लहरें आएंगी, पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा और ये बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में है। यदि ये ग्लेशियर लगातार पिघलते रहे तो हमारी नदियों के सोर्स भी बंद हो जाएंगे, हमारे शुद्ध जल के सोर्स भी बंद हो जाएंगे। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रमुख स्रोत है बर्फ। बर्फ सर्दियों में गिरती है और एक बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा तैयार रहता है ग्लेशियर के रूप में। वो हमेशा जमा रहता है लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता है। लेकिन यदि बर्फ इसी तरीके से पिघलती रही या टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बर्फ जमना ही बंद हो जाएगी या उस अनुकूलता को प्राप्त नहीं कर पाएगी जिससे हमारे शुद्ध जल के जो स्रोत हैं वो बंद हो जाएंगे। जैसे गंगा नदी का बहना बंद हो जाएगा, जल स्तर जो हमें पेयजल प्राप्त कर रहे हैं या वो स्रोत जिससे हमें पीने का पानी प्राप्त हो रहा है वो सब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। पहला नुकसान तो इसका ये होगा। दूसरा नुकसान क्या होगा? समुद्री तल में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या क्या नुकसान होंगे? एक तो धरती को कटाव होगा जिसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं, कोस्टल एरिया, इसमें कटाव होगा। दूसरा यहां पर क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलेगा, कोस्टल एरिया होगा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे समुद्री जल के बढ़ोतरी के नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे। इसमें सबसे प्रमुख है बहुत सारे जो किनारे वाले इलाके हैं, जैसे केरल का तट है, उड़ीसा का तट है, अपने मुंबई का तट है, बहुत सारे जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में लगते हुए तट हैं। इन सभी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए खतरा स्थापित हो जाएगा। जल स्तर जब बहुत कम मात्रा में बढ़ता है तब भी बहुत सारी दुनिया के देशों को नुकसान पहुंचता है। कई देश ऐसे भी हैं जिनके चारों ही तरफ पानी है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। यदि जल स्तर बढ़ता है तो इनके लिए सबसे ज्यादा संकट की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में हम लोग समुद्री जल के बढ़ते हुए स्तर को पहचान सकते हैं, समुद्री जल के स्तर को बढ़ने से रोक सकते हैं और उसको रोकने का एकमात्र उपाय है ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। यदि समुद्र तल बढ़ने से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ऐसी स्थितियां होंगी कि समुद्र तट के जो नजदीक लोग रहते हैं उनका आवास पूरी तरीके से डूब जाएगा। जैसे मुंबई को हमने द्वीपों का शहर भी कहा है, बहुत सारे द्वीपों को जोड़कर मुंबई शहर बसाया गया है, लेकिन यदि जल स्तर बढ़ता है तो वो द्वीप स्वतः ही डूब जाएंगे क्योंकि जल स्तर बढ़ने से वो जमीन नहीं बचेगी। इसके बाद है मानव स्वास्थ्य पर असर। ग्लोबल वार्मिंग का मानव के स्वास्थ्य पर असर देखें तो ये स्पष्ट नजर आता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक तो चर्म रोग से संबंधित असर नजर आता है, दूसरा श्वास संबंधी रोग होंगे, तीसरा श्वास हो गए,
जल से संबंधित रोग होंगे और भी बहुत सारे प्रकार के अन्य रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। चर्म रोग की हम बात करें तो पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्किन डिजीज होना जरूरी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य एक निश्चित टेम्परेचर को तो सहन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। श्वास संबंधी रोगों की बात करें, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दाब में क्या आएगी, कमी, और दाब में कमी आएगी तो ऑक्सीजन वैल्यू भी कम होगी, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे श्वास संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ेगा। जल की बात करें, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी शुद्ध जल की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। क्यों? शुद्ध जल हमारा जो बर्फ के रूप में है वो पिघलकर समुद्रों में समा जाएगा। जो हमारे पेयजल के सोर्स हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं या बहती हुई नदियां हैं, ये भी समुद्री क्षेत्र में समा जाएंगी, और जो किनारे वाले देश हैं उनके जल सोर्स भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अन्य की बात करें तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे सामने पेयजल के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाली हैं। इसके बाद है पशु पक्षी और वनस्पति पर असर। यदि हम प्रकृति पर देखें तो प्रकृति पे तो है ही असर। पशु पक्षी व वनस्पति की बात करें तो वनस्पति पर भी बहुत जबरदस्त असर इसका होने वाला है। क्या होगा? पेड़ पौधों के अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा, पशु पक्षियां ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे और इनके विपरीत स्थिति हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी। ऐसी स्थिति में जो प्रकृति का बैलेंस है, प्रकृति को जो नियंत्रण करने का सिस्टम बना रखा है, प्रकृति में जो एडजस्टमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी, और हमारे द्वारा जो प्रकृति को डिसबैलेंस किया गया है उसका पनिश हमें मिलना शुरू हो जाएगा। पशु पक्षियों में और भी देखें तो पशु पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका खाना, उनके लिए पाचन शक्ति के लिए सूर्य का होना या प्रकृति का अनुकूल होना। ये सब कहां से आएगा? ग्लोबल वार्मिंग रोकने से आएगा। हम प्रकृति की बात करें तो पर्यावरण में ग्रीन ग्रेस होनी चाहिए, बहुत सारे पेड़, हरे पेड़ पौधे होने चाहिए, या खाद्यान्न के रूप में जो भी हम खेती से प्राप्त करते हैं वो सब होने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा होगा, बाढ़ आएगा, अकाल आएगा, और अकाल, बाढ़, सूखा ये सब असीमित समय के लिए होते हैं, इनकी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। जैसे सुनामी आई है, एक निश्चित समय के बाद वो चली जाएगी। भूकंप आएगा, उसका भी निश्चित समय होता है। बाढ़ अगर आएगी तो उसका निश्चित समय नहीं होता है, सूखे का निश्चित समय नहीं होता है, और ये कितने भी समय तक चल सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आएंगी ये अनिश्चित समय के लिए आएंगी। इसमें सबसे बड़ा खतरनाक जो काम होता है सूखा और अकाल, इसका समय निश्चित नहीं होता। अकाल कितने भी दिन चल सकता है, सूखा कितने भी दिन चल सकता है। तो ये हमारे पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी विपरीत प्रभाव लाएंगे, जो प्रकृति को असंतुलन में सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। इसके बाद है शहरों पर असर। यदि हम शहरों की बात करें तो शहरों पर टेम्परेचर बढ़ते ही सबसे ज्यादा असर होगा। इसमें हम लोग एसी, कूलर और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जीवन जीना बहुत संभव नहीं रहेगा, और हालात ऐसे हो जाएंगे कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए एसी कंपलसरी होगा ही होगा। जैसे जयपुर शहर की बात करें तो चांदपोल जैसे इलाकों में सर्दियों में भी पंखे चलते हैं, क्योंकि वहां बेसमेंट में मकान है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि वहां आसानी से हवा पहुंच ही नहीं पाती। बहुत सारे मकान ऐसे हैं जहां पर सूरज की रोशनी आती ही नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं कि वहां नीचे तक सूरज पहुंचना संभव ही नहीं है। ऐसे में उन्हें विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ता है। पॉल्यूटेड एयर लेते हैं तो श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और भी बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या आगे प्रभाव नजर हमने यहाँ पर एक एक करके देख लिए। प्रभाव के बाद ग्लोबल वार्मिंग को
रोकने के उपाय देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, और रोकने के उपाय में पहला उपाय है पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे लगाना नियमित रूप से यदि हम लाइफ का हिस्सा बना लें, हमारी लाइफ का एक पार्ट बना लें कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 पौधे जरूर लगाना है, और उन्हें लगाना ही नहीं है, उनको अंतिम जब तक वो तैयार नहीं हो जाए, जब तक वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक उनकी केयरिंग भी होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्योर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और उससे हमारा जीवन भी सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन भी हम लोग कर पाएंगे। फिर कड़े नियम होने चाहिए। यदि हम नियमों में शिथिलता देते हैं, यदि नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। हमें कठोर नियम बनाने होंगे, कड़े नियम बनाने होंगे, उद्योग धंधों के लिए, पॉल्यूशन के लिए, गाड़ियों के लिए, और जो लाइसेंस लेगा उसको कड़े नियमों से गुजरना होगा। इसका फायदा ये होगा कि जब वो लाइसेंस लेंगे तो अपने गाड़ी के पूरे मानकों को अच्छी तरह से चेक करवाएंगे, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इसके बाद शिक्षा का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। यदि हम शिक्षा ला दें, यदि हम जनता में जागृति ला दें, तो भी हम लोग प्रकृति और पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कार देना जाना चाहिए, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और ऐसे फ्यूल को समर्थन करना चाहिए जो कहीं ना कहीं क्या हो, सहायक हो। फिर इसमें टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकी भी होनी चाहिए जो क्या हो, पर्यावरण में सहयोग करे, पर्यावरण में क्या करे, सहयोग करे। ऐसी तकनीकी भी हमें लानी होगी। जैसे पेट्रोल के साथ सीएनजी है, बायोगैस है, घरों में बायोगैस का इस्तेमाल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें चूल्हों को बंद करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उद्योगों में निकलने वाले धुएं को कम करना पड़ेगा, उसमें टेक्नोलॉजी में बदलाव करना होगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे सम्मेलन भी हमें करने होंगे जिससे आम सहमति बने और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें, कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगे। बहुत सारे कार्य हम और भी कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा अगर काम आ रहा है तो वो है एड का। आज हम टीवी पर एड दे सकते हैं, इससे आम जनता में क्या आएगी, जागृति आएगी, पेड़ पौधों को काटने से वो बचेंगे। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कड़े नियम ला सकते हैं, शिक्षा जागृति ला सकते हैं, हम लोग तकनीकी पर्यावरण में सहयोग ला सकते हैं, ऐसे सम्मेलन किए जा सकते हैं, ऐसी गोष्ठी की जा सकती है, नाटक किए जा सकते हैं, टीवी पर ऐड दिए जा सकते हैं। सेव एनवायरमेंट सेव लाइफ, कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सकती है, इसकी सीमा निश्चित की जा सकती है। फ्यूल सिस्टम के नियम कड़े किए जा सकते हैं, चालान की प्रक्रिया ज्यादा कठोर की जा सकती है, पेड़ काटने पर सजा के प्रावधान कड़े किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कारगर हो सकती हैं।